हाँ बच्चों, तो कल हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? प्रकाश, प्रकाश का गुण और सघन माध्यम, विरल माध्यम, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पारदर्शी वस्तु पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, परावर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्रकाश आया, कोई चिकना वस्तु है और उससे टकरा कर क्या हो, लौट जाए। मतलब प्रकाश देखिए ऐसे आएगा और ये कोई चिकनी वस्तु है और इससे टकरा कर प्रकाश क्या हो गया, लौट गया। तो अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं ना। तो जैसे देखिए परावर्तन की परिभाषा क्या होगा? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार अथवा चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी प्रकाश किरण जब पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आप परावर्तन का ये चित्र देख पा रहे हैं कि ये कोई प्रकाश आ रहा है और टकरा के चला गया। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि परावर्तन के नियम की, ठीक है, तो देखिए परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। मतलब ये जो किरण आ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रेज, यानी इसी को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण ये हो गया जो आ रहा है। जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। जो जा रहा है उसे परावर्तित किरण। ठीक है, और जो ये बीच में है नॉर्मल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। नॉर्मल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये जहां तीनों मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? तो यही परिभाषा होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होगा कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। तो आपतन कोण का मतलब ये वाला कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसे आपतन कोण आप आई कहते हैं। ठीक है ना। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? तो आपतन कोण इस तरफ हो गया और परावर्तन कोण इस तरफ हो गया। तो आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो दो नियम सबको समझ में आ गए। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कोण आई जो है वो कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? लगता है आप लोग खाना नहीं खाए हैं, तो तेज बोलिए भाई। तो ये चीज समझ आ रहा है ना। ये कोई पालिशदार वस्तु हो गया, ठीक, ये प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश चला गया। तो आने वाले प्रकाश को अंग्रेजी में इंसिडेंस रेज बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाले को रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है ना। विलंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो चित्र बना लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ चीजें हैं जो आईएमपी फैक्ट है उसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वो क्या है आईएमपी फैक्ट? देखिए, पहला ये है कि अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन की घटना में ये तीन चीजें कभी नहीं बदलती। पहला क्या है? वेग। अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत? और तीसरा क्या है? तो आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर प्रकाश में परावर्तन होता है तो परावर्तन के दौरान इन तीनों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। कोई दिक्कत? अब बताइए तो क्या बदलेगा? तो बदलेगा
तल के प्रकृति के अनुसार प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मतलब यह है कि प्रकाश की चमक घट सकती है। क्या सकती है? अगर सतह खुरदुरा है तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है ना। तीव्रता घटने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कांच का है, अब कोई टार्च जलाया जाए तो टार्च से प्रकाश यहां आएगा फिर उधर चला जाएगा। चूंकि कांच चिकना होता है इसलिए प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उधर जाएगा। और अगर ये कोई खुरदुरा दीवार है और दीवार पे आप टार्च जलाएंगे तो प्रकाश उधर थोड़ी जाएगा। क्यों? क्योंकि तो दीवार जो है वो अवशोषित कर लेगा, तो यहां तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये दोनों याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये दो बात याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, तल के प्रकृति के अनुसार तीव्रता बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? तीव्रता माने परावर्तित प्रकाश की मात्रा। परावर्तित प्रकाश की अगर चिकना है तो बहुत ज्यादा नहीं कम होगा, और खुरदुरा है तो क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए, अब परावर्तन के अगर हम प्रकार की बात करें तो परावर्तन को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? एक को कहा जाता है नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? और एक को कहा जाता है विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? देखिए, नियमित और विसरित में अंतर क्या है? नियमित परावर्तन में जो परावर्तक सतह रहेगा वो चिकना रहेगा। क्या रहेगा? और विसरित परावर्तन में परावर्तक सतह क्या रहेगा? खुरदुरा। यही मेन अंतर है। ठीक है, अंतर को समझिएगा। अगर, ठीक है, अगर नियमित परावर्तन हो जाए, कौन सा परावर्तन? नियमित। एक क्या हो सकता है? विसरित। दोनों में अंतर एक ही है। नियमित में जो सतह रहेगा, सतह चिकना होगा। क्या होगा? चिकना के साथ साथ क्या होगा? हाँ, तो नियमित परावर्तन में जो सतह होता है चिकना और पालिशदार होता है। ठीक है ना। अब विसरित परावर्तन में जो सतह होता है वो क्या होता है? खुरदुरा होता है। खुरदुरा यानी रफ होता है। क्या होता है? रफ। बात समझ में आ गया? तो यही मेन अंतर होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह सभी एक ही निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? देखिए, तो आप देख पा रहे हैं ये सभी प्रकाश आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये जो आप येलो देख रहे हैं ये लगभग सभी प्रकाश जो है आ रहे हैं। आने के बाद क्या हो रहा है? ये सब के सब एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं विसरित परावर्तन। तो यदि परावर्तन की घटना, ठीक है, यदि परावर्तन की घटना खुरदुरे सतह के द्वारा हो तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अब विसरित परावर्तन में जो आपतित प्रकाश होती है वो संपूर्ण दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। इसीलिए जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर कैसा होता है? खुरदुरा बनाया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पे अक्षर छोटे छोटे लिखे होते हैं। अब अक्षर अगर छोटे छोटे लिखे हुए हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ी समस्या होगी। अगर वो खुरदुरा रहेगा तो उस पर जो भी प्रकाश पड़ेगा वो प्रकाश सभी दिशा में फैल जाएगा। तो किसी भी एंगल से आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूज़पेपर के जो कागज है थोड़े से खुरदुरे बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया। तो विसरित परावर्तन में आप देख रहे हैं कि प्रकाश आ तो रहे हैं एक ही डायरेक्शन से, बट जाने का डायरेक्शन का कोई फिक्स। ये प्रकाश देखिए इधर चला गया, ये प्रकाश ऊपर चला गया, ये प्रकाश थोड़ा नीचे चला गया। तो इसमें प्रकाश जो है टेढ़े मेढ़े जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, हो गया। अब बात करते हैं, अब हम लोग दर्पण। क्या बात करते हैं? तो दर्पण सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आपके घर में कुछ इस प्रकार का दर्पण लगा होगा ना, या हो सकता है ये फ्रेम प्लास्टिक का हो। ये मोहनजोदड़ो से हम ले आए। कहां लेके आए हैं? मोहनजोदड़ो का नाम सुने हैं? मृतकों का टीला, वहां से ले आया गया है। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई टूटा हुआ कांच है, तो अगर आप कोई भी दर्पण देखिए तो उसके फ्रंट पे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर उसके बैक पे देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ पेंट लगा होगा। क्या लगा होगा? तो पेंट लगा होता है क्योंकि सतह क्या हो जाए? चिकना हो जाए। क्या हो जाए? तो याद रखिएगा, दर्पण के एक तरफ पेंट होता है। क्या होता है? अब दर्पण कहते किसे हैं? तो देखिए, ऐसी प्रकाशिक वस्तु यहां का होगा, तो ऐसी प्रकाशिक वस्तु जो परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना,
ऐसी प्रकाशिक वस्तु जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश के किरणों को, किसको, जो प्रकाश के किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है और जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रकाशिक वस्तु जिसमें परावर्तन के फलस्वरूप किरणें क्या हो, या तो अभिसरित हो या तो अपसरित हो, और उसके बाद क्या बने, तो उसे हम क्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका फोटो उसमें बन जाता है, तो प्रतिबिंब ही तो बोलेंगे उसको। तो दर्पण की परिभाषा आप लोग लिख लेंगे ना, ऐसी प्रकाशिक वस्तु जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश के किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या कहलाती है। बताइए, दर्पण पारदर्शी होती है क्या अपारदर्शी। हाँ, दर्पण जो है अपारदर्शी होता है, यानी दर्पण के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, तभी तो पीछे पॉलिश और पेंट होता है। क्या होता है। और आगे बात करें, अब देखिए, अब बात करें, हमें पढ़ना है सिलेबस में गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक परत पर, ठीक है, जिसके एक परत पर, ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक परत पर, ठीक है, पारा या चांदी का लेप लगाकर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसको काटकर बनाया जाता है, ठीक है। और एक साइड में, ठीक है ना, एक साइड में आप क्या करेंगे, पेंट कर देंगे आयरन ऑक्साइड का। लेकिन पेंट करने से पहले आप एक लेप लगाएंगे। क्या लगाएंगे। लेप किसका लगाएंगे, तो या तो आप पारा का लगाएंगे, पारा माने मरकरी, और या तो आप किसका लगाएंगे, चांदी का। अब चूंकि चांदी महंगा होता है तो चांदी का आप नहीं लगाएंगे, तो कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है लेप लगाने के लिए, ठीक है। लेप लगाते हैं, इसके ऊपर पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो लेप छूट ना जाए। वो लेप, केवल लेप लगाएंगे तो लेप कुछ दिन बाद क्या होगा, छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तो शीशा के आर पार दिखने लगेगा, तो शीशा के आर पार दिखेगा तो आप उसमें नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक परत पर क्या होता है, एक परत पर या एक सतह पर चांदी या पारे का लेप होता है और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण है उसे कितने भागों में बांटा गया है, दो, एक उत्तल और एक अवतल। तो मान लीजिए, ठीक है, कि ये कोई कांच का खोखला गोला है, कोई दिक्कत, और अगर इसे काट दिया जाए, क्या किया जाए, अगर मान लीजिए इसके हम दो टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े, दो टुकड़े कर दिए, तो दो टुकड़े अगर हम कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक टुकड़ा मान लीजिए ये मिला और इधर का एक टुकड़ा ये मिला। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम पेंट या तो अंदर की ओर कर दें या तो मान लीजिए पॉलिश और पेंट हम कर दिए इस बार बाहर की ओर। क्या कर दिए, पॉलिश और पेंट जो है दोनों कर दिए बाहर की ओर, और यहां पर पॉलिश और पेंट दोनों क्या कर दिए, अंदर की ओर। कोई दिक्कत। अब एक अंदर किए हैं, एक बाहर किए हैं, तो देखिए जिस पर बाहर की ओर करते हैं, क्या करते हैं, बाहर की ओर, उस दर्पण का नाम हो जाता है अवतल दर्पण। क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। और जिस पर अंदर की ओर पेंट करते हैं उसका नाम क्या जाता है, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत। जिधर पेंट होता है ना उसे हम कहते हैं पॉलिशदार सतह। क्या बोलते हैं, जिधर पेंट और पॉलिश होता है उसको बोलते हैं पॉलिशदार सतह, और जिधर कुछ नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। कोई समस्या। अब इधर की बात करें तो जिधर पेंट नहीं हुआ है उसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। थोड़ा तेज बोलिए भाई आप लोग। और जिधर पेंट हुआ है उसे तो पॉलिशदार सतह। ये बात सबको समझ में आ गया। तो जिस तरह पॉलिश और पेंट होगा उसे पॉलिशदार सतह, और जिधर कुछ नहीं होगा उसे परावर्तक सतह। अब देखिए,
आप देखिए इसका परावर्तक सतह, ध्यान देखिएगा, इसका परावर्तक सतह नहीं लग रहा है कुछ उठा हुआ है, तो ऊ से उठा हुआ और ऊ से उत्तल। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा या उठा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस ऐसा लिखा भी है, ऐसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? तो परावर्तक सतह अगर उभरा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? तो ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते। और उभरा का उल्टा क्या होगा? धसा हुआ। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे हम, जैसे आप देख सकते हैं, आप अपने गाल को देख सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो ठीक है, उनकी गाल सामान्यतः फुली होती है तो वो उत्तल हो गया। और वही थोड़े से एजेड हो गए या बूढ़े हो गए तो उनकी गाल थोड़ी पचक जाती है तो क्या हो गया? अवतल हो गया। क्या हो गया? कुछ लोग जैसे भले दुबले पतले रहे, गुस्साने के बाद मुंह बहुत फुला लेते हैं, तो मुंह फुला लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो उत्तल जैसा फुला लेते हैं। क्या करते हैं? उत्तल। समझ आ गया ना? तो उत्तल अवतल समझ गए। अगर परावर्तक सतह उभरा है तो उत्तल दर्पण, धसा है तो अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा हो चुकी है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ठीक है, धसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण समांतर या असमांतर को अभिसरित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण कांच का एक घनाभाकार टुकड़े का बना होता है जिसके एक पृष्ठ पर वही पारा या चांदी का लेप लगाकर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो समतल दर्पण आपके जो घरों में प्रयोग होता है वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण आपके घरों में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का दर्पण जो है एकदम प्लेन होता है। इसका परावर्तक सतह, इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। तो इसका जो परावर्तक सतह होता है ये न तो उभरा होता है और न तो धसा होता है। ऐसे क्या कहेंगे? हाँ, तो इसका जो परावर्तक सतह होता है न तो उभरा होता है न धसा होता है। कोई दिक्कत? अब समतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा और आभासी। कैसा? ये सीधा और आभासी हमेशा एक साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी सीधा वर्ड आएगा तो सीधा के साथ क्या आएगा? आभासी। ये हमेशा एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो समतल दर्पण होता है इसका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा और आभासी, ठीक है। समतल दर्पण से आप जितनी दूरी पर रहेंगे आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? समतल दर्पण के सामने अगर आप 2 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर? तो 2 मीटर पीछे की ओर बनेगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये दो बातें हो गई। और समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। किसके बराबर? वस्तु के बराबर, ठीक है। आगे देखिए, समतल दर्पण के द्वारा वस्तु के दाएं भाग का जो प्रतिबिंब है वो बाएं भाग में बनता है और जो बाएं भाग का प्रतिबिंब है वो दाहिने भाग में बनता है। आपके घर में जो शीशा होगा वो समतल दर्पण ही है। अगर उसमें आप कलम को दाहिने हाथ में लेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि बाएं हाथ में है, और बाएं हाथ में लेंगे तो लगेगा दाहिने हाथ में है। और जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण है आपके घर पे, ठीक है ना, और उसमें आप ऐसे लिख दिए 5, तो उसमें ऐसे 5 नहीं दिखेगा, वो लाइन ऐसे दिखेगा, ये लाइन भी ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा। ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहां तक का तो देखिए ये उल्टा दिखेगा। इसमें जो है समतल दर्पण में आपको जो है ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में 5 अगर आप ऐसे लिख दिए तो उसके सामने ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है दाहिने भाग का बाएं में और बाएं भाग का दाहिने भाग में बनता है। इसको हम बोलते क्या है विज्ञान की भाषा में? तो इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। क्या बोलते हैं? तो हाँ, तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? पार्श्व परिवर्तित, अंग्रेजी में लैटरल इन्वर्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब दाएं भाग का बाएं भाग में, बाएं भाग का दाहिने भाग में, ठीक है। आप देखेंगे गाड़ियों में जो एम्बुलेंस लिखा होता है ये उल्टा लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी की गाड़ी के शीशे में दिखेगा तो एम्बुलेंस उल्टा है तो उसको सीधा कर देगा वो,
ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। अब समतल दर्पण के द्वारा ये तो बता ही दिया आपको। हाँ, समतल दर्पण की फोकस बिंदु कहां पर होती है? अनंत पर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या शून्य मानी जाती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण की कुछ खास बातें थी, यहां पे समाप्त हो गई, ठीक है। और अगला वीडियो जो है हम इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।